नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेट या जेआरएफ क्या होता है। एक सामान्य सा प्रश्न होता है यूजी या पीजी के छात्र का कि इसके बारे में वो जाने और आगे जो उनका एकेडमिक क्षेत्र में अपना सबसे अच्छा करियर बनाने का सपना है वो पूरा कर सके। तो चलिए आज बात करते हैं नेट और जेआरएफ के बारे में। क्या होती है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या होती है एज लिमिट, एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स। हर एक चीज पर हम बात करेंगे और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं ओम पांडे और स्वागत करता हूं यूजीसी नेट प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अगर नए हैं, ये क्योंकि चैनल भी नया है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे हम आपके लिए लाने वाले हैं ढेरों फ्री क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम पास करने की कंप्लीट रणनीति। और जिन्होंने पास किया है उनसे भी हम रूबरू कराने वाले हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये नेट और जेआरएफ होता क्या है। यहां पर लिखा हुआ है एनटीए। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सी एजेंसी है? जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूजीसी के द्वारा ये एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय स्तर की यह परीक्षा पूरे भारत में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं और जो उनके कॉलेजेस हैं वहां पर आप अगर पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपको पास करना होता है। जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। गवर्नमेंट आपके लिए एक ह्यूज अमाउंट खर्च करती है जिससे कि आप अपने विषय पर शोध कर पाएं, अपने विषय पर ज्ञान एकत्रित कर पाएं, नया कुछ खोज सकें और जिससे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को लाभ हो सके, कुछ नया आप कर सकें। ये जो एग्जाम है ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जारे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया हुआ है, तो उसके लिए सीएसआईआर के द्वारा ये नेट का एग्जाम, जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आप उसको देते हैं। यहां पर जितने भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं वो उस एग्जाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन एलिजिबल होता है इस टेस्ट के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आपको नेट का एग्जाम देना है, कम से कम 55%, इतने कम से कम होने चाहिए, इससे ज्यादा कितने भी हो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इतने मार्क्स के साथ आप पीजी पास हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम इतने मार्क्स के साथ होना चाहिए। पीजी आपने अगर इतने मार्क्स से किया है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें छूट भी दी गई है उन लोगों को जो लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर वो ओबीसी हैं, अगर वो एससी एसटी हैं, तो उनके लिए 5% की छूट है और वो 50% मार्क्स के साथ भी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आपकी कमांड भी होनी चाहिए, तो आप अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर बात करें कि एज लिमिट क्या होती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, तो अपर एज लिमिट नेट के लिए कोई भी नहीं है, नो एज लिमिट। अगर आप पीजी है और आप कितने भी साल के हो गए हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए ये एज लिमिट होती है। एज लिमिट की जहां तक बात है वो जेआरएफ के लिए है। जेआरएफ 30 साल का कोई लड़का लड़की जनरल कैंडिडेट से अगर बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैंडिडेट है, तो वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, जेआरएफ क्वालिफाई वो कर सकता है। ओबीसी के लिए ये 33 साल है और एससी एसटी के लिए ये 35 साल है। तो जनरल के लिए ये 30 साल एज रखी गई है। जो व्यक्ति जेआरएफ क्वालिफाई कर जाता है वो नेट भी हो जाता है। लेकिन जो नेट क्वालिफाई करता है ये जरूरी नहीं है कि वो जेआरएफ हो, क्योंकि अगर उसकी एज ज्यादा हो गई है तो उसको ये अवसर नहीं मिलेगा, ये फेलोशिप उसको नहीं मिलेगी। शुरुआत में आप जूनियर होते हैं, बाद में आप जब रिसर्च कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, तब तो आप जूनियर रह नहीं गए, तब तो आप सबसे सीनियर हो गए अपने बीच में। तो शुरू में जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी आप शोध शुरू करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की फीस क्या होती है। बहुत सारे लोग ये पूछा करते हैं
कि कितना फीस लेता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूजीसी। तो मैं आपको बताऊं, एनटीए इसका एग्जाम कराता है और ये फीस भी आपको एनटीए को देनी होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जनरल कैंडिडेट के लिए ये 1000 रुपए है, ओबीसी के लिए 500 रुपए है और एससी एसटी के लिए 250 रुपए है। तो ये फीस आप पे करेंगे और इस फीस को पे करने के बाद ये एग्जाम आप देंगे। एग्जाम की फीस इसलिए ली जाती है क्योंकि जब पेपर होता है तो उसमें खर्चा लगता है, तो कैंडिडेट से ही लिया जाता है। यूपीएससी भी ऐसे करता है, यूपीपीएससी भी ऐसे करता है, तो ये एजेंसी भी ऐसे करती है। हालांकि ये फीस ज्यादा है, कई बार लोग विरोध भी करते हैं और ये भी विरोध रहता है कि जनरल कैंडिडेट के लिए ज्यादा है, बाकी लोगों के लिए छूट है। तो जो भी है ये व्यवस्था इसमें की गई है। एग्जाम का जहां तक शेड्यूल है, साल भर में ये 2 बार कंडक्ट होता है। एक बार ये जून में होता है और दूसरी बार ये दिसंबर में होता है। अगर आपको दिसंबर का एग्जाम देना है तो आप अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल करेंगे। अक्टूबर में ध्यान रखिएगा फॉर्म लगभग आ जाएगा। और अगर जून का आप टारगेट कर रहे हैं तो अप्रैल से आप अलर्ट रहिएगा, अप्रैल में फॉर्म आएगा। जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उसका स्केड्यूल आ जाएगा, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा और अलग अलग डे में अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम ये लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सेंटर की दिक्कत होती है, तो अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। ज्यादा संख्या में अगर किसी सब्जेक्ट में लोग हैं तो उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी आप 4-5-6 महीने पहले शुरू कर दें। एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक आता है तब आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। ये बात रही एग्जाम शेड्यूल की। एग्जाम का पैटर्न देखें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक आपका पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 और 2 इन दोनों पेपर्स में पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन पेपर है। ऑनलाइन एग्जाम मोड में एग्जाम इस समय हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके प्रश्न छपे होते हैं, आप वहां से स्विच कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए। एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। उसी में आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, उसी के आधार पर आपकी ये मेरिट बनती है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो पूरा पेपर आपको करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ भी ज्यादा जाता है, मेरिट भी हाई जाती है। निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आप क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें। और ये एग्जाम 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का ये एग्जाम अलग अलग नहीं, एक ही साथ दोनों पेपर का होता है। पहले आपको पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन की जो संख्या होती है पेपर फर्स्ट में, ये 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनकी संख्या होती है 50। और जो पेपर सेकंड है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी संख्या होती है आपकी 100। 50 क्वेश्चन ये भी 2 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट हो गया। और यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी 2 मार्क्स के होते हैं, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर सेकंड हो गया। दोनों पेपर्स को मिला के मेरिट बनती है, तो आपको टारगेट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको दोनों पेपर अच्छे से तैयार करने हैं। पेपर सेकंड में कई बार लोगों की बहुत अच्छी कमांड होती है तो पेपर फर्स्ट नहीं पढ़ते, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिनिमम मार्क्स भी आपको लाने होते हैं। पेपर फर्स्ट में ये जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% और पेपर सेकंड में भी मिनिमम मार्क्स ये 40% हैं, जो कम से कम आपको लाने हैं। उसके बाद अगर आप जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको टॉप मेरिट में आना पड़ेगा। ये मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं। बाकी एससी, एसटी और जो फिजिकली जो दिव्यांगजन है और ओबीसी, इन लोगों के लिए 35% का ये क्राइटेरिया रखा गया है। यहां पर भी इनको छूट दी गई है, तो ये छूट वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। 40% कम से कम, 40% का मतलब ये हुआ कि यहां पर क्वेश्चन की संख्या होती है 50, तो कम से कम आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। क्वेश्चन के रूप में अगर देखें, यहां पे क्वेश्चन की संख्या होती है 100, तो कम से कम 40 क्वेश्चन यहां पर आपको सही करने हैं। बाकी यहां पर ये 17.5 क्वेश्चन हुए, यानी कि 18 मान के चलिए, और यहां पर ये 35 क्वेश्चन हुए जो अन्य वर्ग के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। जनरल के लिए ये 40 है, तो इतना कम से कम आपको लाना ही है। लेकिन इतना लाने की जगह पे अगर आप ये प्लान करें
कि पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में हमको कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने हैं 50 में, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पेपर फर्स्ट में जो आप स्कोर करेंगे या सेकंड में करेंगे, दोनों को मिला के आपकी मेरिट बननी है, तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हो सकता है आपके सब्जेक्ट का पेपर आपने जो पढ़ा है उस लिहाज से थोड़ा सा टफ आ जाए, तो आप उसमें बाद में तो नहीं पढ़ा सकते। तो पेपर फर्स्ट में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो दोनों में मिला के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि सबके लिए कॉमन होता है, सारे लोग एक ही पेपर देंगे। लेकिन पेपर टू जो है, ये जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है और उस सब्जेक्ट को आपने अप्लाई किया है अपने एग्जाम के लिए, उसी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, तो उस पर आधारित प्रश्न होंगे। किसी का हिंदी साहित्य हो सकता है, किसी का इतिहास हो सकता है, कोई फिलॉसफी से देगा, कोई एजुकेशन से देगा। पेपर फर्स्ट जो है इसका सिलेबस कॉमन है। पेपर फर्स्ट में आपके 10 टॉपिक्स यूनिट है। 10 यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो यूनिट का नेम है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। ये पेपर मैंने आपसे कहा कि ये 50 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इस तरीके से जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स आपके हो गए 100। 10 यहां पर यूनिट है और 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 5, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन है। तो कई बार आपको यह लगता है कि हम कुछ यूनिट छोड़ दें, यहां पर भी 5 क्वेश्चन, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन। तो कई बार लोगों को लगता है कि 50 क्वेश्चन यहां है और 20 करने हैं, या कोई कैटेगरी का है तो वो कहता है हमको 17-18 करने हैं, तो कुछ यूनिट को वो लोग छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि आपको सारी यूनिट पढ़नी चाहिए। एक आध आप यूनिट में लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जो यूनिट आपकी अच्छी है, जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां पे एक भी क्वेश्चन आप गलत ना होने दीजिए। वहां पर कोशिश करिए 100% परफॉर्मेंस करने की, और जो यूनिट आपकी लग रही है कमजोर है उसको भी पूरा मत छोड़िए, वहां पर भी आप 5 में से 2-3 करने की कोशिश करिए। ये पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा यूनिट का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा यहां पर है ये कंप्रिहेंशन, और चौथा है कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये 5वां है, लॉजिकल रीजनिंग ये 6ठा है, 7वां है डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ये 8वां है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये 9th टॉपिक है, और हायर एजुकेशन सिस्टम ये 10th टॉपिक है। सामान्य से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन अभ्यास जरूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने कोर चीजें नहीं पढ़ी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम आपके लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ा के उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़ के इसका लाभ उठाएं। पेपर सेकंड पर भी हम कुछ विषयों पर, सारे विषय कवर करना मुश्किल है, लेकिन जिन विषयों पर संभव है हमारी टीम उस पर आपको गाइड करेगी। तो पहले हम पेपर फर्स्ट को लेकर चलेंगे और हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैं चाहता हूं आप हमसे जुड़कर इसका लाभ उठाएं, हमसे पढ़ें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी क्लास जब चले, लाइव क्लासेस भी हम चलाएंगे, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, स्ट्रेटजीज वीडियोस, और साथ में सिलेबस के पढ़ाई वाले वीडियोस भी हम लेकर आएंगे, जो मुख्य टारगेट है, हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।